जी हाँ, बलूचिस्तान में मामला जो है दिन का दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। मामला इतना सेंसिटिव हो गया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके एमपी एमएलए जो हैं बलूचिस्तान से जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं। हम्म। पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट हैं बलूचिस्तान से मौलाना फजल अल रहमान। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर इसी तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज की दमन प्रक्रिया चलती रही हम्म। तो वो दिन दूर नहीं जब 1971 की तरह से जैसे बांग्लादेश आजाद हो गया था, उसी तरह से बलूचिस्तान में भी इतनी ज्यादा असंतुष्टि बढ़ जाएगी कि विरोध प्रकट करते करते बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। इस तरह की भावना हमेशा वहां पर 1947-48 के बाद से भी रही है। हम्म। जब अलग अलग समय में अगर हम देखें बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान की जो रूलिंग इलीट है, जी। चाहे फौज हो या उनकी एस्टेब्लिशमेंट हो, जिसमें कि ज्यादातर पंजाब के सुन्नी मुसलमान हैं, हम्म। तो बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा लगा कि पंजाब के सुन्नी पंजाबी जो हैं इन्होंने उनको दबाया हुआ है। अब बलूचिस्तान के लोग मैं आपको बताता हूँ बहुत बहादुर होते हैं लेकिन भोले भी होते हैं, या हम्म। उल्टा, बलूचिस्तान के लोग भोले होते हैं लेकिन बहादुर होते हैं। हम्म। उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। हम्म। तो अगर गीतू, अगर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन संभलती नहीं है और एक मानव एंगल से बलूचिस्तान के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती और हथियारों और डंडों के बल से उनका दमन करती रहेगी, जी। तो देर सवेर बलूचिस्तान अलग होने वाला है। हम्म। जी। बिल्कुल। और ऐसे में शारदेंदु सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्या कुछ आखिर पाकिस्तान करना चाहता है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूची अब कब्जे में नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान के। देखिए, अगर आप बलूचिस्तान के पूरे रीजन को देखेंगे तो पाकिस्तान ने हमेशा से इस इलाके को एक्सप्लॉइट किया है, हम्म। दमन की प्रक्रिया जारी रखी है। और बलूचिस्तान देखिए कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाह रहा था। 1948 से लेके तमाम कई टाइम टू टाइम उनके जो बलूचिस्तान के जो रेबल्स हैं उन्होंने हम्म। पाकिस्तान से अलग होने की बात की है, और इसके लिए एजिटेशन भी किया, सड़कों पे आए, तमाम तरीके का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सियासत का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था वो कंटिन्यू रहा, और आज की डेट में इस स्टेज में आ गया है बलूचिस्तान कि अब वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। हम्म। इतना बड़ा इलाका, लेकिन अगर आप इस इलाके का डेवलपमेंट देख लें, यहाँ के इलाके का एजुकेशन लेवल देख लें, यहाँ के इलाके का नेचुरल रिसोर्सेज देख लें जो बहुत बड़ी संख्या में है, बड़े मिनरल्स हैं वहां पे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे सिवाय पाकिस्तान ने उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। तो जब इस तरीके का डिसप्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट होगा, उनको उनका हक नहीं मिलेगा, तो नेचुरली रिसेंटमेंट होगा। हम्म। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या रही वहां के पंजाबी मुस्लिम ने हमेशा से पाकिस्तान को डोमिनेट किया, और बाकी स्टेट, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे सिंध हो, ये सारे के सारे इलाके नेग्लेक्ट रह गए। हम्म। पंजाबी मुस्लिम का डोमिनेशन आज भी देखिए बना हुआ है, सियासतदार वहीं से वो लोग रूल करते हैं। पीपीपी एक पार्टी थी जो सिंध से आती थी, लेकिन सिंध और पंजाब के अलावा बाकी हम्म। पेरिफेरी जो स्टेट हैं उनको उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देखिए, बलूचिस्तान का इलाके को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीन देशों में बटे हुए हैं। ये पाकिस्तान में है, ये ईरान में है, और अफगानिस्तान में। हम्म। इनकी कम्युनिटी देखिए हमेशा से इनके ऊपर अत्याचार, इनके जो हुकूक हैं उनको मिले नहीं है। तो इस तरीके से तमाम तरीके का जो पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा इनको दबाया हुआ है। आप देख लीजिए, अभी जैसा आपने वीडियो दिखाया, उसमें एक पुलिसकर्मी देखिए पूरे के पूरे लोगों को किस तरीके से यातनाएं दे रहा है। क्या उसका देखिए कितना एग्रेसिव एटीट्यूड है, किस तरीके से वो पूरे पूरे हुजूम को कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वहां के लोग बेचारे सिंपल हैं, वहां के लोग अनएजुकेटेड हैं, डेवलपमेंट हुआ नहीं, और एक पुलिस का नुमाइंदा इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े लोगों के ऊपर लाठियां चला रहा है और उनको तमाम तरीके से धमका रहा है। जी। तो ये एक नमूना पेश करता है, और ये दिखाता है इस इलाके में किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं और पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन हम्म। पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। उनके ह्यूमन राइट्स कहाँ गए, उनका जो शेयर मिलना चाहिए उनके डेवलपमेंट का, वो कहाँ गया।
जब आप इस तरीके की बातें करेंगे, बराबर से सारे प्रांतों को नहीं देखेंगे, तो नेचुरली आपका जी, ये प्रांत आपसे अलग होने की कोशिश करेगा। देखिए बिल्कुल। 1948 1947 से ये बलूचिस्तान का इलाका, और टाइम टू टाइम उनके नेता ने उनके असेंबली में, उनके नेशनल असेंबली में अपने हुकूक की आवाज उठाई हुई है। चाहे उनको बाद में जेल में बंद किया गया, चाहे हुँ, उनको किसी भी तरीके से दमन किया गया, लेकिन ये आवाज 1947 से लेके आज तक बनी हुई है, और इसके लिए बिल्कुल। उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन अब समय आ गया है। अब देखिए, डिजिटल वर्ल्ड है, तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन फैलती है। पहले जिस तरीके की नीतियां आप लगाते थे, कहीं ना कहीं उससे आम नागरिक अनभिज्ञ रहता था। आज की डेट में ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। उनको पता लगता है कि एक तरफ तो आप पंजाब के और पंजाबी मुस्लिमों के लिए क्या से क्या नहीं कर रहे हो, और जब आप लाहौर का डेवलपमेंट देखते हैं और उस इलाके का डेवलपमेंट देखते हैं, और आप कंपैरिजन करते हैं बलूचिस्तान से, तो नेचुरली उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सप्लॉइट होने की भावना आती है। इसी के तहत उनका एजिटेशन चल रहा है, और ये जायज है, काफी हद तक बिल्कुल, जायज है। यानी जो देखिए आवाज उठा रहा है उसे दबाने की सर कोशिश यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मोहसिन रजा खान जी जुड़ गए हैं, पत्रकार है पाकिस्तान के। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज लगातार लोगों को परेशान कर रही है, एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कि तकरीबन 7 पंजाबियों को पाकिस्तानी फौज किस तरह से ट्रीटमेंट दे रही है, उन्हें किस तरह से निकाल कर बाहर पीटा जा रहा है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कि यही तरीका है पाकिस्तानी फौज का और इसी तरीके से वो बलूचिस्तान को अपने कब्जे में रख सकते हैं? देखें, बलूचिस्तान है पाकिस्तान का एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, और उसमें जब से चाइना ने अपनी सरमाया कारी की है गवर्नर पोर्ट में, तो उसके साथ ही बलूचिस्तान का एक जो तबका है बलूची, मैं आपको बताता चलूं, बलूचिस्तान में पठान और बलूची जो है, पहले पठान कम थे, अब उनकी तादाद भी बलूचियों के बराबर हो गई है। तो वो सिर्फ बलूची इलाके में कुछ कशीदगी है, और वो लोग एलईडी की तहरीक उनमें से चंद शरपसंद जो है वो चला रहे हैं। और इसी मामले को टैकल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ पे बहुत इकदाम किए हैं। ऐसी वीडियो जो आपने दिखाई है अपनी टीवी चैनल पे, मैं इसको वेरीफाई नहीं करता, हो सकता है कि ये वाकया हुआ हो, मैं इससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन ये इस वाकये को एक अलहदा जो है वो तनाज़ुर में देखा जाए कि ये एक सिक्योरिटी का मसला है। किसी उसने छड़ी उठाई हुई है, कोई गन नहीं उठाई हुई, और वो एक इशू है कि वहाँ पे लोगों को, और जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें बाकायदा वो कोशिश करते हैं कि बाकायदा उसकी फिल्मिंग करें और उनकी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाए। जैसे कि आपको इल्म है कि 3 दिन पहले भी 7 पंजाबी जो थे उनको बस में उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उनको शहीद कर दिया गया। तो ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये अवाम की सिक्योरिटी के लिए है, और कोशिश की जाती है कि जो बसें चलें उनको एक काफिले की सूरत में रवाना किया जाए, और उसमें जो लोग हैं उनकी फिल्मिंग की जाए, ताकि अगर उनमें कोई शरपसंद मौजूद है तो उनकी शनाख्त हो सके। इस वाक़े को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करने का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि फौज वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। जी, लेकिन खान साहब, अगर फौज इस तरह से रवैया करेगी तो आप देखिए ना, इस तरह का बर्ताव क्या वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? और अगर वो बलूचिस्तान खुद ही आपसे अलग होना चाह रहा है पाकिस्तान से, तो हो जाने दीजिए अलग। आखिर जुल्म के साथ तो कोई नहीं रहना चाहेगा पाकिस्तान के साथ। अगर आप वहां की तरक्की नहीं करेंगे, वहां के लोगों के बारे में सोचेंगे नहीं, तो कौन रहेगा? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो लोग आज़ादी चाहते हैं उनको आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन इसका तलाक फिर पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया पे भी होने चाहिए।
कि जो आजादी चाह रहे हैं उन्हें आप आजादी दें। लेकिन इंडिया में किसी जहां को तक बात है इस तरह से परेशान नहीं किया जाता है। वहां पर किसी का जो हक है मारा नहीं जाता है, लोगों को इस तरह से भुखमरी के हालात में नहीं छोड़ा गया। आप तस्वीरें देखिए ना, किस तरह का एरिया आपने बना दिया बलूचिस्तान, जिसे सबसे ज्यादा हाईली रिसोर्सेज वाला एरिया माना जाता है। आप ये देखिए कितना नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर है और उससे कितना बेहतर हो सकता है बलूचिस्तान का, लेकिन उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। जो मिनरल्स है यहाँ पर उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है वो भी समझ सकते हैं। देवनाथ सर, आप क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, शुरुआती दिनों से ही पाकिस्तान की जो एडमिशन थी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो बलूचिस्तान के लोगों को साथ में लेने में असफल रही। वहां पे ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो थी, अलग ये जो फीलिंग थी कि अलग हो जाना है, ये शुरुआती दिनों में इसलिए क्यों शुरू हुई उस पर ख्याल करना पड़ेगा। एक तो बलूचिस्तान के लोगों का जो संस्कृति है, कल्चर है, वो एकदम अलग है पाकिस्तान की डोमिनेंट जो सुन्नी पंजाबी रेस है। वो बलूचिस्तान के लोग अपना जो पॉलिटिकल राइट है उसकी भी मांग करते रहे। होता ये है कि बलूचिस्तान स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि आबादी रिलेटिवली कम है तो उनको पार्लियामेंट में उतनी रिप्रेजेंटेटिव मिलती नहीं है। तो वो जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को ले जाना चाहते हैं, वो जिस तरह से अपनी जी। पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो जिस तरह से नियम कायदे कानून बनाना चाहते हैं, वो पास नहीं होते हैं क्योंकि वो छोटी नंबर में है। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो कबायली एरिया हैं, जहां पे अभी तक पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, वहां के लोगों को उसी तरह से चलने दें जैसा वह चलना चाहते हैं। उनको पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में लाने का एक ही तरीका है कि आस्ते आस्ते वहां दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल खोले, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, उनको स्कॉलरशिप दें ताकि उनके बलूच बच्चे जो हैं वो आके लाहौर में पढ़ाई लिखाई करें, इंजीनियरिंग करें, कराची में आके पढ़ाई लिखाई करें, एमबीए करें। तो ये जो प्रोसेस है, इसको पाकिस्तान की सरकार को बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। हथियार, लाठी और डिसिप्लिन की भावना से बलूच लोगों को कंट्रोल करना असंभव है। जी। बिल्कुल। और अब जो विद्रोह बढ़ता जा रहा है उससे देखकर समझा जा सकता है शारदेंदु सर कि शायद अब ये रुकने वाले नहीं हैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर किसी तरह की तरक्की नहीं है, यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, और अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही जैसा कि अभी सर ने भी बताया, देवनाथ सर ने भी, कि वो चाहते हैं कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि पाकिस्तान की संसद में बैठे, वहां पर उनकी बात रखे। तो ऐसा भी कुछ प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में कौन रहना चाहेगा? देखिए, बलूचिस्तान अगर समृद्धशाली होता, अगर वहां के जो पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होती, तो ये कब का पाकिस्तान से अलग हो गया होता। शायद वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहते। बलूचिस्तान के सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि बहुत बड़ा इलाका है, लोग सिंपल हैं, लोग एजुकेशन लेवल उतना है नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो पावर है वो है वहां की मिलिट्री, और मिलिट्री में इनका रिप्रेजेंटेशन है नहीं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में ऑपरेट करती तो उनको अपना नुमाइंदा उसमें नहीं दिखता है। उनको हमें हमेशा से ये तकलीफ होती है कि ये पंजाबी मुस्लिम उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। ये इस तरीके की जब फीलिंग सेट इन हो जाती है, और जब बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं अपने आप को पाकिस्तान आर्मी से एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस से अपने आप को हमेशा दबा हुआ महसूस करते हैं, तो एक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आता है। और ये फीलिंग ऑफ आइसोलेशन जन्म देता है डिससेटिस्फैक्शन को, और फिर अल्टीमेटली एक तरीके का अलगाववादी लोग वहां पे प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे अच्छी किस्मत यह है कि उनके जो नेबर्स हैं उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में ईरान इंटरफेयर करने लगे, अफगानिस्तान इंटरफेयर करने लगे, हिंदुस्तान करने लगे, तो शायद ये 4 भाग में बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा जो इनको बूंद वरदान मिला है कि इनके नेबर्स के बड़े ही शांति प्रिय हैं। अफगानिस्तान के साथ आपकी बहुत बड़ी दोस्ती रही है। ईरान आपके बॉर्डर पे उतनी हलचल नहीं करता है, नहीं तो जिस दिन चाहे वो आपके बलूचिस्तान को थोड़ी सी हवा देके, थोड़े बलूचिस्तान के रेबल्स को मदद करके आपसे अलग कर सकता है। तो ये सारी चीजें देखिए पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, उन्होंने इस एरिया को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया।
मेरा मानना है कि आपको बलूचिस्तान को अगर अपने साथ रखना है तो सबसे सीधा और सच्चा रास्ता है कि उस इलाके का डेवलपमेंट करिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, वहाँ पे एजुकेशन स्प्रेड करिए, वहाँ हॉस्पिटल बनाइए, वहाँ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खोलिए, और एक पूरी तरीके से जब उनका समग्र डेवलपमेंट होगा तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी आर्मी में भी उतना ही खूबसूरती के साथ होना चाहिए, तब ये प्रदेश आपके साथ जुड़ के रहेगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए तमाम तरीके की ताकतें जो 1947 से स्ट्रगल कर रही हैं आज की डेट में इतनी एग्रेसिव हो जाएंगी कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा। पाकिस्तान आज की डेट में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बाहर का सपोर्ट नहीं है, एक तरफ से टीटीपी का के जो आतंकवादी वो तमाम तरीके के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अफगानिस्तान आपका एलाई रहा नहीं, हिंदुस्तान के बरखिलाफ आप टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं, और अब आपने एक और फ्रंट बांग्लादेश में भी आपने घुसने की कोशिश की है। तो इन सारी चीजों को आप मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है, आपके जो शाहबाज शरीफ है, वो उनके बस का नहीं है इतने सारे मुद्दों को एक साथ हैंडल करने का। एक है जो संस्था जो हमेशा हर फ्रंट पे आपकी मदद या आपके साथ खड़ी रहती है, वो वहां की सेना है। लेकिन उनकी एट्रॉसिटीज देख लीजिए, आपके सेना अध्यक्ष के जिस तरीके से बयानात आते हैं, जिस तरीके से वो हाथ पैर काटने की बातें करते हैं, जिस तरीके से उनके जो सोच है बड़ा पार्टीशन सोच है, अपने देश को एकजुट ना करने के बजाय एक पार्टीशन एटीट्यूड के साथ जब वो काम करते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है और उनके जो काम है वो मैनीफोल्ड बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ रेबल को आपने कंट्रोल करना है, एक तरफ आपको टेररिस्टों को कंट्रोल करना, आपको अफगानिस्तान को भी देखना, और साथ में आपने हिंदुस्तान के बरखिलाफ तमाम तरीके के टेररिस्ट कैंप चला रखे हैं और उसके थ्रू टेररिस्टों को हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश करते हैं, और एक तरफ बांग्लादेश का फ्रंट। तो इन सारी चीजों में पाकिस्तान देखिए पूरी तरीके से उलझता जा रहा है। अगर बलूचिस्तान पे आपने ध्यान नहीं दिया तो ये प्रदेश आपके साथ नहीं रहेगा, आपसे अलग हो जाएगा। बिल्कुल, और ये मेरा भी कहीं ना मानना है कहीं कि इस तरीके के लॉपसाइडेड डेवलपमेंट जब किसी भी स्टेट में होंगे तो वहां की जनता डिससेटिस्फाइड रहेगी। संख्या उनकी कम है, पॉपुलेशन कम है, रिप्रेजेंटेशन आपके यहाँ है नहीं, इस वजह से ये या आप उसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये आपसे अलग होता हुआ दिख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो खान सर, ये इतना आसान नहीं है जितना कि पाकिस्तान को लग रहा है कि बलूचियों पर आप कब्जा कर सकते हैं बिना उनके लिए कुछ खास काम किए हुए, यानी आपको कहीं ना कहीं उनकी तरक्की के लिए काम करना होगा। और जैसा कि अभी बता रहे हैं सर, और उन्होंने भी ये कहा कि कम से कम इनके जो लोग हैं वो आपकी आर्मी में अपनी एक पहचान रखें, उन्हें भी मौका दीजिए, आप उन्हें अलग थलग क्यों करके बैठे हुए हैं? देखिए, बलूचिस्तान के लोगों की का ब्रिटिश आर्मी से ही एक उनका हिस्सा चला रहा है, और शायद आपकी इल्म में नहीं है कि बलोच रेजिमेंट जो है ये प्री पार्टीशन से ही कायम है। दूसरी बात है कि बलूचिस्तान की आबादी कम होने के बावजूद आप ये देखें कि 2 वज़ीर आज़म जो है, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और अनवर काकड़, बलूचिस्तान से आए हैं। बलूचिस्तान को पूरी सियासी धारे में शामिल किया गया है, और अभी भी जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है। तो बलूचिस्तान के लिए सर हो क्या रहा है? काम तो बताइए ना, ये लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्या चाहिए इन्हें? आपने सोचा है कभी? एजुकेशन नहीं है सर यहाँ पर, उन्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखता है। हो ये रहा है पाकिस्तान में कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, पीओके के भी गिलगित हुंजा के जो लोग हैं उनको हमेशा मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया है। एक और दिक्कत ये आ रही है कि आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने और पंजाबियों ने ही देश चलाने का बीड़ा उठा लिया। इक्का दुक्का एक आध सिंधी को कभी कभी ऐड कर लेते हैं। वहां चाहे सरकार पीपीपी की हो या पीटीआई की हो या पीएमएलएन की सरकार हो, इन सब सरकारों में एक कॉमन थ्रेड है, वो ये है कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों का दोहन किया जाए। आपने तो बात की मिनरल्स की। बलूचिस्तान के लोगों को जब सीपैक प्रोजेक्ट बनाया गया तो जैसे सीपैक प्रोजेक्ट के लिए हाईवेज बनाने पड़े, पुल बनाने पड़े, ग्वादर पोर्ट बनाना पड़ा, तो हजारों एकड़ की जमीन उनसे जबरदस्ती छीन ली गई।
और उनमें से कईयों को तो उसका मुआवजा भी नहीं मिला, क्योंकि ट्राइबल्स होते हैं वो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते ये प्रूव करने के लिए कि रेगिस्तान का वो जो हिस्सा है उसमें वो उनके दादा परदादा के जमाने से रहते हुए आ रहे हैं। कुछ गिने चुने लोगों को अगर कंपनसेशन मिला भी तो वो इतना छोटा कंपनसेशन था कि वह वहां पर रेगिस्तान में इतना छोटा कंपनसेशन उनको मिला कि वो सारे पैसे 1-2 साल में खर्च हो गए। हो ये रहा है कि जैसे सी पैक प्रोजेक्ट बना, ग्वादर पोर्ट बना, वहां पर इससे खुशहाली कैसे आती? लोकल लोगों को अगर वहां पर भागीदार बनाया जाता, जो लोकल यूथ है, लोकल बच्चे हैं, उनको अगर वहां जॉब मिलती, नौकरियां मिलती। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सब जगह पर क्या हुआ कि जितने मैनेजरियल पोस्ट थे वो तो चले गए चाइनीज कंट्रोलर्स के पास, और जितने वर्किंग लेवल या व्हाइट कॉलर जॉब थे वो सब चले गए मेनलैंड पाकिस्तान से आए हुए लोगों के पास, जो कि कराची से आए, लाहौर से आए, इस्लामाबाद से आए। लेकिन जो एकदम लोकल गांव के लोग थे, कबायली लोग थे, उनको किसी ने बुला के नहीं पूछा कि तुम भी क्या मजदूरी करना चाहते हो। आज की तारीख में ऐसे हो रहा है कि वहां मजदूरी करने के लिए भी बाहर से बसों में बिठाकर मजदूरों को लाया जा रहा है। जो अभी 2 दिन पहले एक दर्दनाक वाकया हुआ जिसमें बीएलए ने भी दावा किया है कि उन्होंने बसों से उतार के इन 7 पंजाबियों को गोली मार दी। इसका मेन रीजन क्या है हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो एक जो जैसे हम बोलते हैं ना नॉन स्किल्ड जॉब या सेमी स्किल्ड जॉब, जी। मजदूरी वाला काम, मिट्टी खोदने वाला काम, ऐसे काम के लिए भी लोकल लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती, प्रायोरिटी नहीं दी जाती। उनको ले आया जाता है कराची से, सिंध से, हैदराबाद से। तो लोकल लोगों में बाहर के बाशिंदों के लिए एक एंटी फीलिंग यानी घृणा की भावना जी। डेवलप हो रही है। तो जीतू जी, एक ही तरीका है कि लोकल लोगों को बलूचिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में और डेवलपमेंट में भागीदार बनाया जाए। बिल्कुल। लेकिन शारदेंदु सर इसको भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, देवनाथ सर कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके लिए कुछ काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई गुलामी की तरह आप किसी भी इंसान को नहीं रख सकते। किसी को गुलाम बनाएंगे तो वो आज़ाद होने की कोशिश करेगा ही। और यहाँ पर अगर कराची से भी अगर छोटे वर्कर्स भी आते हैं बलूचिस्तान में काम करने के लिए, तो इसके पीछे पाकिस्तान की सोच कैसी है, या फिर इन लोगों के लिए क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है? तो कोई प्लान नहीं है फिर बलूचीज के लिए? देखिए, पाकिस्तान के सियासतदानों ने हमेशा से इस इलाके को नेगलेक्ट किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस इलाके का में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड नेटवर्क देख लीजिए, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, और यहाँ की जनता बड़ी गरीबी है वहाँ पे। और जिस तरीके से जो देश है, जो उन्होंने इन्फ्लेशन पाकिस्तान देख लिए, एक तो गरीबी, ऊपर से आर्थिक बदहाली और इन्फ्लेशन, इस तरीके से तो नेचुरली आदमी, आप कोई भी चाहे बलूचिस्तान के हो चाहे क्यों, वो आपके साथ क्यों बना रहेगा? आपने उनको दिया क्या है? और साथ में अपने आपने पूरा जो सी पैक का कॉरिडोर वहां पे आपने क्रिएट किया, और वहां के लोकल लोगों को उसमें जॉब नहीं थी और उसका पार्टिसिपेशन नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आती है कि उनके रिसोर्सेस को तो पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान कुछ करता नहीं है। तो ये इस तरीके की जब फीलिंग आ जाती है, और साथ में वो देखते हैं कि बाकी प्रदेशों का क्या हाल है, तो वो अपने आप को लेफ्ट ओवर महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ा कॉज है बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होने के लिए। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही एक लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे उस इलाके का डेवलपमेंट कर सके। ये फीलिंग जल्दी जाने वाली नहीं, क्योंकि वो आइसोलेटेड अपने आप को फील कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जब बना 1947 से, तो कई सारे प्रोविंस जो आज की डेट में पाकिस्तान का हिस्सा है, उनकी वो डिमांड ही नहीं थी। वो हिंदुस्तान के ओपन अम्ब्रेला के साथ जिस तरीके का हमारा हिंदुस्तान का वातावरण था, वो वातावरण वहां प्रिवेल कर रहा था। लेकिन एक आदमी की जिद ने देश का बंटवारा किया, और ऐसे जो डिसजॉइंटेड स्टेट थे उनको बना के पाकिस्तान बनाया गया। वो पाकिस्तान की जो 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 सोच है, जो पाकिस्तान का जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट पॉलिसी थी, वो बिल्कुल मैच ही नहीं करती थी। वो अभी तक सैकड़ों साल हिंदुस्तान के साथ बने हुए थे, उस माहौल के आदी थे। उनके ऊपर जब ये माहौल बदला गया,
तो उनमें रिसेंटमेंट है, और साथ में जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसमें और उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बड़ी पुरानी सी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पीओके का इलाका हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, ये उनके साथ जाने नहीं चाहते थे। इवन पंजाब का जो इलाका है वो लाहौर एक एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, जी। तमाम तरीके के बहुत बड़े लिटरेचर के लोग वहां पढ़ा करते थे, एक एजुकेशन सेंटर था। लेकिन ये सारे बट गए इसलिए क्योंकि एक आदमी की जिद थी, और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जिस तरीके से उन्होंने एंटी इंडिया पॉलिसी चलाई, अमेरिका के पिछलग्गू बने और तमाम तरीके के मिलिट्री शासन है, चाहे अयूब खान हो, चाहे जियाउल हक हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, इन्होंने रिपीटेडली उस इलाके का एक्सप्लॉयटेशन किया, तमाम तरीके के दमनकारी से अपनी एक्टिविटी जारी रखी। तो यहाँ पे बलूचिस्तान को, नॉट ओनली बलूचिस्तान बल्कि आपके पीओके में भी रिसेंटमेंट है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में भी रिसेंटमेंट है। सिर्फ एक तबका जो पंजाबी मुस्लिम है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को डोमिनेट करता है, क्योंकि वहां पे एक फ्यूडल माइंडसेट है, वहां पे तमाम तरीके की ड्रग पैडलिंग होती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती, तमाम तरीके के एक सामंती व्यवस्था के तहत वहां पे काम हो रहा है। आप देख लीजिए शहबाज शरीफ का फ्यूडल एटीट्यूड, वहां के जो पंजाबी मुस्लिम है उनका फ्यूडल, वो बाकियों को अपने पास आने नहीं देते हैं। तो जब इस तरीके से का एक नेशन बनेगा तो वहां पे रिसेंटमेंट होगा। आज की डेट में बलूचिस्तान के साथ तमाम प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो ये समस्या पाकिस्तान के जड़ में बैठी हुई है। आज एक प्रांत शांत होगा, कल दूसरा आवाज उठाएगा, कल दूसरा प्रांत शांत होगा, तीसरा प्रांत आवाज उठाएगा। अनटिल अनलेस पाकिस्तान अपनी नीतियों को चेंज करे, नहीं तो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आपका पीओके हो, सारे के सारे अलग हो जाएंगे और आप बाल्कनाइजेशन की स्टेज में आ गए। नीतियां भी चेंज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देवनाथ सर यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है भारत। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो डिस्कशन पैनल है और उसमें अगर कोई पाकिस्तान का पत्रकार जुड़ता है तो आप उनकी सोच देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी वो यही कहते हैं कि भारत से भी आतंकवाद आता है, भारत ये चाहता है कि बलूचिस्तान के भी टुकड़े हो जाएं, यानी पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाए जैसा कि बांग्लादेश के साथ हुआ था। तो तमाम तरह के आरोप लगते हैं, यानी कि भारत की छवि को बहुत ज्यादा नकारात्मक लोगों के बीच दिखाया गया। हालांकि डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये जरूर हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जरूर हो रहा है कि वहां पर लोगों को अब सच और हकीकत का पता लगने लगा है। जी हाँ गीतू जी, अब हमारे जो दोस्त आए थे पत्रकार महोदय पाकिस्तान से, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनको भी थोड़ा सा संभल संभल के मीडिया में बात करना पड़ता है। पाकिस्तान में जो भी पत्रकार या मीडिया पर्सन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अगर कोई बयान देता है या खासतौर से फौज या आईएसआई के खिलाफ कुछ बात करता है मीडिया पर, तो वहां पर माहौल ऐसा है कि अगले दिन ही धरपकड़ हो जाती है। कुछ इंटेलिजेंस के लोग उसके घर पहुंच जाएंगे पूछने के लिए कि आपने किससे बात की, क्यों बात की, हिंदुस्तान में कौन है जो कि आपका हैंडलर है, क्या आपको हिंदुस्तान से पैसे मिलते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही सोच समझ के वो बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल करने में आईएसआई बहुत ही माहिर है। आईएसआई का जो डीजी आईएसपीआर है वहां पर ना सिर्फ बड़े बड़े ओहदों पर फौजी अफसरान बैठे हैं, वरन हाईली क्या कहते हैं मैनिपुलेटिव सिविलियन पत्रकार और सिविलियन मीडिया पर्सन को भी डीजी आईएसपीआर ने अपने फोल्ड में रखा हुआ है। तो वहां पाकिस्तान में दो तरह के पत्रकार होते हैं, एक जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते रहते हैं, पाकिस्तान इज ग्रेट, और ये बड़े तादाद पे होते हैं। इन लोगों को वहां पर सारे मीडिया इवेंट्स में बुलाया जाता है। इन ऐसे पत्रकार जो आर्मी की तारीफ करें, इनको किसी भी नेशनल इवेंट में बुलाकर फ्री में एकोमोडेशन दिया जाता है, फ्री में 2-3 दिन खाना खिलाया जाता है, इनको फ्री में गाड़ियां मुहैया कराई जाती हैं। और जैसे अभी हमारे पाकिस्तान के दोस्त थे चैनल पर, अगर कोई पत्रकार पाकिस्तान में गलती से भी एक सरकार विरोधी बयान कहीं पे बोल देगा, खासतौर से इंडियन चैनल, भारतीय चैनल्स पे, तो फिर आप देखेंगे अगली बार से उसको किसी भी पाकिस्तान
कि मेन जो नेशनल मीडिया है या सरकारी मीडिया है उसमें किसी भी फंक्शन में या प्रोग्राम में नहीं जी। बुलाते हैं। बड़ी बिल्कुल अजीब सी हालत है पाकिस्तान में। बिल्कुल, यानी मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया काफ़ी स्वतंत्र वहां पर दिखता है और ऐसे में अपनी बातें भी रखता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भारत की सराहना करते हैं, भारत के काम की तारीफ करते हैं। शारदेंदु सर, अब क्या कुछ रास्ता बचता है बलूचिस्तान के पास, क्योंकि यहाँ पर जो विरोध है वो थम नहीं रहा है, तादाद लोगों की कम है लेकिन जो जज्बा है वो इतना ज़्यादा है कि हम लगातार इन खबरों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर से यही बात समझ में आती है कि अब शायद बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा और ये कंफर्म हो चुका है, बलूचियों ने ये मन बना लिया है। आपको क्या लगता है, क्या रास्ता है उनके पास? देखिए, बलूचिस्तान आज नहीं तो कल पाकिस्तान से जरूर अलग हो जाएगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया रहा है बलूचिस्तान के प्रति, नेचुरली उनकी जो जनमानस है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। वो कभी भी पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानती है, क्योंकि कोई भी सुविधा उनको मिली नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी इसका दमन करती जाएगी, तमाम तरीके के एट्रोसिटीज होंगी, तमाम तरीके के डिसप्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देखिए चाइना का पाकिस्तान में हुआ है। और जब ग्वादर पोर्ट का और सी पैक का रास्ता देखिए इसी बलूचिस्तान से जाता है, तो वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जोपर्डाइज हो। उसके लिए उसने चाहे किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े, चाहे मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े, चाहे आपको अपने अपने नागरिकों के ऊपर हवाई हमले करने पड़े, गोली चलाना पड़े, टैंक चलाना पड़े, और अगर आपको चाइना की भी इसमें मदद लेनी पड़े तो पाकिस्तान शायद हिचकेगा नहीं। इस तरीके की चीजें होंगी वहां पे। लेकिन अगर चाइनीज आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में इस तरीके के कार्रवाई करती, मिलिट्री एक्शन करती है, तो तमाम तरीके के ऑप्शन बलूचिस्तान के पास ओपन रहते हैं। वो बाहरी देशों की मदद ले सकती है, अपना एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला सकती है, और जिसमें उनकी जो राइट्स हैं उसमें और बड़े वोसिफोरसली वो सामने रख सकते हैं और एक अलग होने के लिए एक जिहाद कर सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये सिचुएशन होने जा रही है। जी, पाकिस्तान लेकिन शारदेंदु नहीं सर, यहाँ चाहेगा पर ये कि भी किसी बताइए भी सर, तरीके से बलूचिस्तान हाँ वहां सर, अलग ये हो। भी बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो बलूचिस्तान है वो भारत की मदद लेगा या जो दूसरे देश हैं उसके करीबी उनकी मदद लेगा? क्या ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, बलूचिस्तान के ऊपर जब इस तरीके के हमले होने शुरू होंगे पाकिस्तान आर्मी द्वारा, और डिसप्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल होगा, और जहां कत्लेआम मचेगा, और जहां जब पीसफुल प्रोटेस्ट को वो का जवाब पाकिस्तान की आर्मी गोली से देगी, तो नेचुरली वो बाहर के, चाहे वो ईरान से या हिंदुस्तान से मदद की गुहार करेगा। हो सकता है यूनाइटेड नेशन की से वो गुहार करे और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस वहां आए। अगर ऐसी स्थिति बनती तो नेचुरली अब हिंदुस्तान का जो स्टैंड होगा वो बलूचिस्तान के सिंपैथी में होगा। कितना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हिंदुस्तान का होता है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने हमेशा से ये बोला कि हम दूसरे देशों के इंटरनल मैटर में नहीं पड़ते हैं। अनटिल बलूचिस्तान के तमाम शरणार्थी हिंदुस्तान आ जाए, या एक तरीके से यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक गुहार लगाई जाए कि मल्टी नेशन के जो फौज है उस इलाके में डिप्लॉय है, जैसे कि वहां पे पीस इंश्योर किया जा सके, तमाम सारी संभावनाएं हैं। लेकिन हिंदुस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में होता मैं इसलिए नहीं देख रहा हूं, क्योंकि हमारी जो नीति है, विदेश नीति है, दूसरे देश के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया इसी तरीके से आतंकवादियों को सपोर्ट करने में लगाया और पीओके के मामले को इंटरनेशनलाइज करता रहा, यूएन में उठाता रहा, तो एक ऑप्शन हिंदुस्तान के पास बचता है कि वो बलूचिस्तान के जो रेबल्स हैं, बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट होने की गुहार लगा रहे हैं तो उनकी मदद करें, उनको मॉरल सपोर्ट दे, उसको मिलिट्री सपोर्ट दे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे। ऐसी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये क्या रूप लेगा ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के सियासतदान किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, किस तरीके से उनके हकूक को उनको देते हैं, और किस तरीके से उसको अपने मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी वो सिचुएशन मेरा मानना नहीं आई है। जब तक कि फौज का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के जो डिमांड है उसको दबाने में नहीं होता, तब तक इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं। बिल्कुल। और देवनाथ सर, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है दुनिया भर में, तो जिस तरह से बलूचियों पर जुल्म ढाया जा रहा है पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा, ऐसे में यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की कोई कंसर्न नहीं है,
कोई फर्ज नहीं है कि कम से कम वो खुद ही यहाँ पर इस पूरे मामले पे दखल करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि सर भी बता रहे हैं शारदेंदु सर कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन अगर ये मैटर यूनाइटेड नेशंस में जाता है, यूएन में जाता है, तो आप समझिए कि वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जरूर निकलकर सामने आएगा। जी हाँ गीतू जी, भारत ने जानबूझ के अभी तक बलूचिस्तान का मामला यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाया है, क्योंकि भारत अभी तक ये मानता रहा है कम से कम पॉलिटिकली कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। पाकिस्तान की जो फौज है, खासतौर से उनकी जो पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लगातार बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का हनन करती है। जो पाकिस्तान की आईएसआई है या उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन सब के ऊपर समय समय पर आरोप लगता रहता है कि वो जबरन बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, टीनेजर्स हैं, उनको उठा के ले जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। आंकलन ये है कि हर महीने औसताना हर महीने 5 से 6 बच्चे जिनकी उम्र महज 18 साल या 24 साल है, उनको इंटेलिजेंस एजेंसी ले जाती है। फिर उनका ट्रेस नहीं मिलता कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। अगर जिंदा हैं तो किस जेल में हैं, अगर मार दिए गए हैं तो इंटेलिजेंस लोगों ने उसकी बॉडी को कहां पर दफन किया हुआ है। इसका पूरा जो ब्यौरा है वो बलूच लिबरेशन आर्मी की जो उनकी भी एक मीडिया विंग है, बीएलए की भी एक इंटेलिजेंस विंग है, उसके साइट पर अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अभी तक इंटरनेशनल फोरा पे अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। जैसे बीच बीच में समझिए अरब लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग्स होती हैं, वहां पे बलूच मसले को कोई आगे उठाने वाला नहीं है। भारत फिलहाल बलूच मूवमेंट पे एटलीस्ट अपने को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए काफी सारी चीजें हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान कश्मीर में आके दखल ना दे, बदले में भारत भी बलूचिस्तान में जाके दखल नहीं देगा। पाकिस्तान बीच बीच में भारत के ऊपर कुछ मनगढ़ंत आरोप लगाता रहता है। मैं नाम नहीं लूंगा कि भारत ने अपने एजेंट्स को ईरान के सिस्तान प्रोविंस से बलूचिस्तान में घुसा दिया। भारत अपने जो इंडिया की जो रॉ है, हम लोग या हमारी जो इंटेलिजेंस के एजेंट हैं, पाकिस्तान दावा करता है कि हमने उनको चबहार पोर्ट में एज एन एम्प्लॉय रखा हुआ है, लेकिन असल में वो सिस्तान से पाकिस्तान विरोधी एक्टिविटीज करते हैं बलूचिस्तान में। लेकिन भारत की सरकार ने बार बार ये कहा है, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार को बार बार ये कहा कि हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, अगर एविडेंस है तो एविडेंस दे। आज तक पाकिस्तान ने भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज का बलूचिस्तान में ऑपरेट करने के बारे में कोई मानने योग्य यानी लीगल बेसिस पर एक्सेप्टेबल एविडेंस नहीं दिया है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब देखिए अपने आप को पाकिस्तान सच जो भी वो बोल रहा है उसे साबित करने के लिए भारत पर सब तरह के आरोप लगाता है। शारदेंदु सर ये भी देखिए कि जब भारत को लेकर बातचीत होती है तो पाकिस्तान ये तक कहता है कि जो भारतीय फौज है वो जुल्म ढा रही है पीओके पे। उनका ये भी कहना है कि वहां से भी आतंकवाद आता है, यानी कि भारत की तरफ से भी आतंकियों को भेजा जाता है पाकिस्तान में। तो इससे बड़ा तो झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इस प्रोपेगेंडे के तहत आपने देखा होगा किस तरीके के जेएनके की न्यूज पाकिस्तान में फैलाई जाती है, किस तरीके से बलूचिस्तान के इशू में हिंदुस्तान को इन्वॉल्व किया जाता है। और आज की डेट में पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, कोई भी धमाका हो, कोई भी सबटाज हो, चाहे वो टीटीपी करे, चाहे तालिबान करे, चाहे उनके रेबल बलूचिस्तान के लोग करें, लेकिन हर एक में वो हिंदुस्तान को इन्वॉल्व कर देते हैं। कहीं ना कहीं हर फ्रंट पे हिंदुस्तान वो कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपना डेवलपमेंट ना देख के हिंदुस्तान की होड़ में लगा रहा और हिंदुस्तान को हमेशा से लेट डाउन करने की कोशिश की और उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। यहीं पे पाकिस्तान की पॉलिसी फेल होती है, यहीं पे पाकिस्तान पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपना डेवलपमेंट ना देख के दूसरे के पीछे और दूसरे की चीजों को कॉपी करेंगे तो आपके नेशन का क्या होगा? आपके नेशन का वही हाल होगा, क्योंकि सिंधी भी आपसे अलग होना चाहते हैं, पश्तून भी आपसे अलग
अलग होना चाहते हैं, बलूच भी आपसे अलग होना चाहते हैं और आपकी कश्मीरी जो पीओजेके का इलाका है वो भी आपसे अलग होना चाहता है। वो देखते हैं सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रांग मीडिया है जो पाकिस्तान में एक तरीके का अवेयरनेस या एक तरीके का उनको आईना दिखाता है। तो पाकिस्तान की तो नीतियां जो हैं इंडिपेंडेंस के बाद से लेके आज तक के लिए फ्लॉड रही हैं, स्क्यूड डेवलपमेंट रहा है, अमेरिका के पीछे भागे, कभी तालिबान को सपोर्ट दिया, कभी एंटी ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, और हिंदुस्तान के बरखिलाफ हमेशा से आतंकवादियों को बढ़ावा दिया और उनको इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान में जेएंडके में एक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। यही हाल आपने पाकिस्तान पंजाब में भी करने की कोशिश की, लेकिन आप अपने मंसूबों में सक्सेस नहीं हुए। हिंदुस्तान आज की डेट में प्रगति की राह पे चल गया है। आपके इस तरीके के झूठे प्रोपोगंडा में वो ना पड़ के वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आज की डेट में उनका जो हाल है उसके लिए पाकिस्तान के सियासतदान जिम्मेदार है, पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेदार है। आपने अपने देश में ही फूट डाल दी है, आपने अपने देश को ही चार भागों में बांटने की कगार पे ला दिया है। आज की डेट में अगर कोई बाहर से इंटरफेयर करे तो पाकिस्तान के चार टुकड़े बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। ना तो आपकी आर्मी काबिल है, ना आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, ना आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, और ना ही आपकी विश्व में कोई क्रेडिबिलिटी है। आपकी बात पे ना तो अरब वर्ल्ड ध्यान देता है, ना कोई के जितने भी संस्थाएं वो आपको ध्यान नहीं देती हैं। आप किसी एक बड़े संस्था के मेंबर तक नहीं है जिसमें आप अपनी बात को खुल के कह सकें। लिहाजा आप एक पिछड़ते हुए देश हैं जो कि बाल्कनाइजेशन के कगार पे हैं, और इस तरीके का प्रोपोगंडा जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट करते हैं, जिस तरीके से आप नेबर्स को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहे हैं जिसमें बांग्लादेश शामिल है, ये एक शर्मनाक घटना है। इसके लिए पाकिस्तान को देखिए बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। एक तो आपसे अपने इंटरनल मैटर सुलझ नहीं रहे, आप कैसे बांग्लादेश की मदद कर सकते हैं, आप कैसे बलूचिस्तान और पीओजेके को अपने साथ लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी आज की समस्या आपके लिए है तालिबान, टीटीपी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आए दिन पाकिस्तान की आर्मी में धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान के सोल्जर मारे जा रहे हैं, और आपकी कुछ पोस्टों को अफगानिस्तान ने कैप्चर कर रखा। तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो यह, और शाहबाज शरीफ कहीं दिखते नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, ना ही आप शांति वार्ता के लिए आगे जाते हैं। तमाम तरीके के रेबल ग्रुप है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। अफगानिस्तान से आप अपने टर्म्स खत्म कर रखे हैं, जबकि आपके यहाँ तो बहुत बड़ा इफोरिया था जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार विद इन नो टाइम सत्ता में आ गई थी। तो आपने बहुत वो ऐसा मचाया जैसे आपने विश्व जीत लिया हो। लेकिन अब आज की डेट में जब तालिबान आपके अगेंस्ट है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आप कहां जाएं। आप पूरी तरीके से घिर गए हैं। एक तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, लेकिन आपको अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी और अपने देशवासियों का, अपने स्टेट, अपने प्रांतों का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान एक रह सके। नहीं तो आप बाल्कनाइज हो जाएंगे और आपके चार टुकड़े होंगे।